नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर का एक अहम पार्ट, क्योंकि कंप्यूटर में उसका बेसिकली दो पार्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसे जिसे हम लोग फिजिकली टच कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर वो जिस पे हम लोग कोई काम करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को निर्देश देता है, यानी हार्डवेयर को निर्देश देता है। तो हम लोग आज सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने तरह का है, सॉफ्टवेयर अलग अलग जो सॉफ्टवेयर बना मार्केट में आया वो कब और किस टाइम आया और उसे किस जगह किस पर्पस के लिए यूज किया गया। क्या सॉफ्टवेयर सिर्फ कंप्यूटर में यूज होता है या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अलावा अन्य डिवाइसों में भी यूज होता है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। चाहता हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। समझते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर क्या है। जनरली आप सभी जितने भी कंप्यूटर के यूजर हैं, जब भी आप कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं तो आपको पता होगा, जब भी हम लोग कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं तो वो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर ही काम होता है। सॉफ्टवेयर को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जनरली अगर हम लोग कंप्यूटर के लिए बात करें तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रोग्राम के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये ऐसा नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो सिर्फ कंप्यूटर में ही यूज होता है। हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अलावा अदरवाइज बहुत सारा डिवाइस है जहां हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है। जैसे आप हम में से सभी लोग मोबाइल के यूजर हैं, सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो आपको पता होगा जब भी हम लोग मोबाइल में कोई भी काम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही करते हैं। हालांकि मोबाइल में सभी लोग बोलने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं, वहां एप्लीकेशन या ऐप बोलते हैं। एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म ऐप होता है और एप्लीकेशन हम लोग सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर तो सभी लोग बोलते हैं, इसके अलावा हम लोग इसे प्रोग्राम भी कहते हैं या फिर एप्लीकेशन भी कहते हैं। और यही एप्लीकेशन अगर मोबाइल में हम लोग यूज करते थे इसे शॉर्ट नेम में ऐप कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखा है कि सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स योर हार्डवेयर व्हाट टू डू। यानी कि सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम या निर्देशों का समूह जो हार्डवेयर से कहता है क्या करना है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन के ऊपर। हम सब इंसान हैं, अगर हम पहले अपने ऊपर एक सॉफ्टवेयर को समझ लें तो आप कंप्यूटर में भी आप इजीली सॉफ्टवेयर को समझ पाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा पूरा बॉडी, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि हमारा पूरा बॉडी एक मशीन की तरह है और मशीन को चलाने वाला हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। यानी कि बॉडी का जो पार्ट्स है वो हार्डवेयर है और इस पूरे पार्ट्स को जो चलाता है, निर्देश देता है, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। डिफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर को निर्देश देता है हार्डवेयर की क्या करना है, या फिर हार्डवेयर निर्देश देता है सॉफ्टवेयर की उसे क्या करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा सारा सॉफ्टवेयर यही होता है और हम जब भी कोई काम करते हैं, हमारा बॉडी का कोई पार्ट जब भी कोई काम करता है तो वो ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी इसी ब्रेन के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन लिखा है वो इजीली आपको समझने के लिए कि सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम या बहुत सारे निर्देशों का समूह जो हार्डवेयर से कहता है क्या करना है। अब सोचिए कि आपका बॉडी का जो पार्ट्स है वो हमारा हार्डवेयर के जैसा है और जब भी हमारा बॉडी का कोई पार्ट्स काम करता है तो यहाँ सॉफ्टवेयर से उसे निर्देश मिलता है। बस यही हमारे कंप्यूटर के साथ भी होता है। कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस हैं जो कंप्यूटर के साथ जुड़कर जब काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को जैसा निर्देश मिलता है वो फिर वैसा ही काम करता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर का दौर है ये पिछले कितने प्रीवियस टाइम से चल रहा है। यानी कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कब इस्तेमाल हुआ, पहले क्या इस्तेमाल हो रहा था। तो थोड़ा सा अगर प्रीवियस टाइम की बात करें तो जब हमारा पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, हालांकि वो कंप्यूटर नहीं था, एक मशीन के रूप में था जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन था, तो उसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया था, यानी सॉफ्टवेयर का। लेकिन आप में सभी को पता होगा कि चार्ल्स बेबेज ने अपने लाइफ में दो मशीन बनाया था, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। लेकिन चार्ल्स बेबेज इन दोनों मशीन में प्रोग्राम नहीं डाल पाए, वो उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और चार्ल्स बेबेज के मरने के बाद इंग्लैंड की एक प्रोग्रामर थी लेडी लवलेस एडा अगस्ता, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के उस मशीन में पहली बार प्रोग्राम को डाला।
इसके बाद जैसे जैसे टाइम कंप्यूटर का जनरेशन आगे बढ़ता गया, सॉफ्टवेयर का यूज भी बढ़ता गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 1940 के दौर से जनरेशन शुरू हुआ, एनएक पहला हमारा कंप्यूटर के रूप में आया, उसके बाद फिर एडवैक, एडसैक, यूनिवैक, इस तरह का जो कंप्यूटर आया अलग अलग जनरेशन में, तो वहां भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था। पर उस सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम क्या था कि अभी के दौर में जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इस तरह का वो सॉफ्टवेयर नहीं था। यानी कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता था, उस ऑन होने के पीरियड में ही हम लोग कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को डालते थे, और जितना देर कंप्यूटर ऑन होता था उतना ही देर हम लोग कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर में काम कर पाते थे। एग्जांपल के लिए, अगर 1940 के दौर में जो हमारा एनएक कंप्यूटर बना था, उसमें जो प्रोग्राम डाला जाता था, तो उस कंप्यूटर का टाइमिंग था आधे घंटे से 1 घंटे तक, मात्र वो 1 घंटे तक चलता था, फिर उसे बंद करना पड़ता था। और जब फिर बंद करके पुनः हमें जब कोई दूसरा उस कंप्यूटर पे काम करना होता था, तो क्या होता था, फिर से उसमें प्रोग्राम डालना पड़ता था। तो यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है, इसका कंसेप्ट प्रीवियस टाइम से है, पर अभी क्या है, सब कुछ बदल गया है, पहले के जैसा नहीं है। बदलने का मतलब ये है कि अब के कंप्यूटर में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब के कंप्यूटर में क्या है कि एक बार अगर आपने प्रोग्राम डाल दिया, तो उसे जब तक आप अनइंस्टॉल नहीं करेंगे अपने कंप्यूटर से, तब तक वो आपके कंप्यूटर में रहेगा। या फिर कंप्यूटर के अलावा जिस डिवाइस में भी हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है, वहां भी वो तब तक रहता है जब तक कि उसे हम लोग अनइंस्टॉल नहीं करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है यह कितने तरह से बटा हुआ है, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज कंप्यूटर में किन किन तरह से होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर का ये स्ट्रक्चर है। अब इसे थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझना है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में पूरा सॉफ्टवेयर का एक पार्ट छिपा हुआ है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पहले 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसे थोड़ा समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर के आंतरिक भाग के लिए काम करता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट, ये कंप्यूटर के इंटरनल एरिया यानी आंतरिक भाग के लिए काम करता है। और जो दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर का पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हम यूजर के लिए होता है। यानी कि हम आप जो भी कंप्यूटर पे जब भी कोई काम करते हैं, तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी और बाकी है। आप देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। यानी कि सॉफ्टवेयर का पहला भाग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम। हम सब कंप्यूटर जब चलाते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही अहम योगदान होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि भाषा अनुवादक, और तीसरे में है यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसका एक पहला पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का 3 पार्ट है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और तीसरे नंबर पर है हमारा यहाँ पे यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 भाग में बटा हुआ है। यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया कंप्यूटर में, तो वो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। सिंगल यूजर का मतलब उसमें सिर्फ सिंगल वर्क ही होता था, एक्स्ट्रा मल्टी टाइप का वर्क नहीं होता था, जो आज के हमारे कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी फंक्शन से वर्क कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, सॉफ्टवेयर था, उसका नाम था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बाद समय थोड़ा सा चेंज हुआ, 1 आध साल के बाद ये हमारा विंडोज आया, जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में आया। और दोनों में ना काफी अंतर है। जो हमारा डॉस है, ये पूरी तरह से नॉन ग्राफिकल था। यानी कि जब आप डॉस में काम करते थे तो वो पूरी तरह से नॉन ग्राफिकल था। नॉन ग्राफिकल का मतलब ना आप स्क्रीन पे कोई पिक्चर ला सकते थे, ना स्क्रीन पे कोई कलर होता था, और ना ही कोई इंटरनेट का हम लोग यूज कर सकते थे, और ना ही कोई इमेज या फोटो ला सकते थे। तो ये पूरी तरह से नॉन ग्राफिकल था, सिर्फ कमांड से हम लोग काम करते थे। अभी मैं आपको डॉस का स्क्रीन भी दिखाऊंगा। प्रीवियस टाइम में जो लोग डॉस पर काम करते थे कमांड के थ्रू, तो स्क्रीन कैसा होता था, बस ब्लैक स्क्रीन, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट होता था वो व्हाइट, और कमांड से काम करते थे। पर समय के साथ जैसे ही बदल गया हमारा पूरा सिस्टम कंप्यूटर का, तो यहाँ पे आया विंडोज, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम लोग विंडोज के भी नाम से जानते हैं। दरअसल में सामान्य रूप से हम लोग ऐसे विंडोज
के नाम से ही मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विंडोज़ को हम लोग GUI भी कहते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसा इंटरफेस मतलब ऐसा स्क्रीन जब हमारा विंडोज़ जिस कंप्यूटर में होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो स्क्रीन है वो पूरी तरह से ग्राफिकल होगा, मतलब स्क्रीन कलरफुल होगा, पिक्चर भी होगा, हम लोग ऑडियो वीडियो इंटरनेट सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा विंडोज में इस तरह का मल्टी फंक्शन आया जो पहले के डॉस में नहीं था। अभी हम लोग डॉस के बारे में भी समझेंगे, विंडोज के बारे में भी समझेंगे, उनके वर्जन को भी समझेंगे। लेकिन दूसरा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये उससे अलग है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब होता है भाषा अनुवादक, यानी कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। अभी हम लोग समझेंगे किस लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट करता था और क्यों इसका यूज होता था। तो यहाँ पे 3 तरह का ट्रांसलेटर है, असेंबलर, इंटरप्रीटर और कंपाइलर। तो इस तरह से हमारा ये सॉफ्टवेयर का पूरा स्ट्रक्चर है। मैं चाहूंगा कि आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप अपने अंदर पूरी तरह से मेमोरी में रखेंगे तो आपको इस स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। जो हमारा नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे मैंने एक इमेज के थ्रू आपको समझाना चाहा है कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का 2 पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर जो कुछ इमेज है, छोटा छोटा आइकन बना हुआ है, इस इमेज को आपने पहले भी यूज किया होगा, आपने देखा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा विंडोज का आइकन है, ये हमारा उबंटू ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आइकन है, इसके बाद मैक ओएस ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का आइकन है, iOS ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का आइकन है, ये हमारा क्रोम का है, एंड्रॉइड। मतलब जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए या फिर मोबाइल को चलाने के लिए, जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये यहाँ पे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख पा रहे हैं। दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप उस सॉफ्टवेयर के आइकन को देख पा रहे हैं जिसे हम लोग यूज करते हैं, यानी कि हम जिसके यूजर हैं MS ऑफिस के अंदर, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या फिर हम लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन ही है। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अभी इसको भी और थोड़ा डिटेल से हम लोग आगे समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका कंप्यूटर में ही नहीं, जहां भी हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे वहां ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। सबसे पहले आप इस बात को याद रखें कि जिस डिवाइस में हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे वहां कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। तो अब पूरे तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अलावा जो मोबाइल में भी यूज होता है या अदरवाइज किसी डिवाइस में यूज होता है, तो अलग अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे नेम है, आप देख पाएंगे, जैसे विंडोज है, एप्पल मैक ओएस है, गूगल्स एंड्रॉइड ओएस है, ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एप्पल iOS है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे दुनिया में काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर के अलावा मोबाइल में भी यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि हम लोग अभी जो प्रेजेंट टाइम में मोबाइल को यूज़ करते हैं वो मोबाइल हमारा मैक्सिमम कंप्यूटर से मिलता जुलता फीचर है हमारे उस मोबाइल का, इसलिए मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। नीचे भी यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो हमारे मोबाइल में भी यूज होता है और फिर कंप्यूटर में भी यूज होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं iOS, एंड्रॉइड, क्रोम ओएस, एप्पल डॉस, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद विंडोज, जेनिक्स, डिजिटल यूनिक्स, FreeBSD, आइरेक्स और सोलेस। इसके अलावा और भी कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो पहले से अब तक यूज हो रहा है। पहले मतलब ज़्यादा प्रीवियस में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो विंडोज़ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम 85 में आया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया कंप्यूटर में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS। ये MS DOS कब आया और कब तक ये मार्केट में कंप्यूटर में यूज हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारा डॉस है ये इसे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट को आप सभी लोग जानते हैं, बिल गेट्स उसके ऑनर है और अमेरिका की ये कंपनी है जो आज के डेट में भी हमारे कंप्यूटर में मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा कंप्यूटर के और भी सॉफ्टवेयर को बनाने में उनकी कंपनी मदद करती है या उनकी कंपनी बनाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो डॉस का पहला वर्जन आया वो 1/8/1980 में आया।
जो हमारा डॉस का वर्जन था, इसका नाम था डॉस 0.10। ये हमारा पहला वर्जन था डॉस का। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जो बनाने वाले प्राइमरी डेवलपर थे इसके, वो थे टिम पर्टसन। मतलब जो हमारा ये डेवलपर था वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं था। हालांकि ये जो डॉस का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना, ये पूरी तरह से कंप्यूटर के लिए सक्सेस नहीं था। इसलिए फिर माइक्रोसॉफ्ट ने जो पहली बार डॉस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया वो ईयर था 1981 का। यहाँ पे मैंने डेट और मंथ भी मेंशन कर रखा है, 1/8/1981। तो ये जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम रहा डॉस का, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम एक सक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 81 के बाद फिर 82, 83, 84, 85, मतलब यहाँ से लेकर 1995 तक डॉस का वर्जन अलग अलग जो मार्केट में आया, कंप्यूटर में यूज हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी लिखा हुआ है। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1.0, पर्सनल कंप्यूटर के लिए डॉस 1.1। इस तरह से जो हमारा लास्ट वर्जन था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो 1995 में लास्ट आकर वहां पे रुक गया, ये था हमारा 7.0। आप में से बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जो पिछले कई सालों से कंप्यूटर को यूज कर रहे होंगे, तो मे भी आप डॉस में हो सकता है कि आप काम कर रहे होंगे। क्योंकि डॉस में अब लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डॉस में काम करना काफी टिपिकल होता है। उसमें जो भी काम होता है वो कमांड के थ्रू होता है, यानी कि जब भी आपको कुछ काम करना है तो वहां कमांड याद रखना पड़ेगा और फिर आप काम कर पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे डॉस का स्क्रीन व्यू है। स्क्रीन व्यू का मतलब यानी कि जब हम लोग डॉस में काम करते थे प्रीवियस टाइम में, अभी कुछ लोग काम करते हैं, तो जैसे ही आप डॉस को ओपन करेंगे, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट अगर आप लिख कर टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो अभी के प्रेजेंट टाइम में भी आपके विंडोज में डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन पे खुल जाएगा। और खुलने के बाद जो आपका स्क्रीन है वो इस तरह से पूरा ब्लैक दिखेगा और कुछ कमांड्स आपको दिखेगा। और आप अगर डॉस में काम करना जानते हैं तो आप जैसे ही कमांड देंगे, कमांड के थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो ये हमारा डॉस का स्क्रीन व्यू है। अब हम लोग डॉस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डॉस का टाइम बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। 1995 में पूरी तरह से डॉस को लगभग 95% समेट दिया गया। अब सिर्फ 5% लोग यूज करने वाले हैं, और उसमें लगभग हार्डवेयर वाले लोग यूज करते हैं। वो लोग जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो वहाँ डॉस के कमांड के थ्रू कुछ काम करते हैं। इसके अलावा कोई लोग डॉस में काम नहीं के बराबर करते हैं। डॉस के बाद हमारा आया विंडोज। विंडोज यानी GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जहां यूजर ग्राफिक्स से इंटरफेस होता है। यूजर मतलब हम आप, और इंटरफेस मतलब सामना करना। ग्राफिक्स का मतलब जो हमारा स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, जब हम लोग काम करते हैं तो स्क्रीन हमारा कलरफुल होता है। स्क्रीन में हम लोग ऑडियो, वीडियो, पिक्चर ये सब कुछ देख पाते हैं। ये हमारा GUI के अकॉर्डिंग होता है, यानी विंडोज के ही रहने के कारण होता है। अगर हमारे कंप्यूटर में डॉस होता तो इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं था, पूरी तरह से नॉन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो अब यहाँ देखिए, विंडोज जब हमारा आया मार्केट में, सबसे पहले विंडोज जो आया वो आया 1985 में। यहाँ पे डेट भी मेंशन है, 20/11/1985 को सबसे पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया कंप्यूटर में। और उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम चेंज होता गया, आगे बढ़ता गया, प्रेजेंट टाइम तक अभी हम लोग मोस्टली सभी लोग पूरी दुनिया में जनरली जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, जनरली का मतलब हम आप या और भी कोई लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज करते हैं। हालांकि ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी का मतलब खरीद के इसको हम लोग परचेज करके इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम लोग जानेंगे जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, यानी कि वो फ्री में भी हम लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, पर वो उसमें काम करना थोड़ा टिपिकल होता है। और जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे लिए काफ़ी आसान होता है, और इसलिए हम लोग इसमें काम। जब हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बना तो उसके कुछ ही समय के बाद हमारा विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मार्केट में आ गया। विंडोज को भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था। विंडोज के आने से मार्केट में कंप्यूटर की एक बड़ी क्रांति हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि डॉस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था पूरी तरह से नॉन ग्राफिकल था। यानी कि जब हम लोग डॉस पर काम करते थे तो मैंने आपको बताया कि उसका स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक होता था, और हम लोग कमांड से काम करते थे, और जो कमांड होता था वो टेक्स्ट यानी कीबोर्ड के थ्रू लिखते थे, टेक्स्ट के रूप में जो व्हाइट कलर में दिखता था। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर दिखाया भी। लेकिन जैसे ही डॉस के कुछ समय के बाद विंडोज हमारा आया, तो विंडोज को हम लोग GUI के नाम से भी जानते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
ग्राफिकल आप समझ पा रहे होंगे, ग्राफिक्स का मतलब होता है ऐसा स्क्रीन जहां पे हमारा स्क्रीन कलरफुल हो, यानी कि सभी तरह का कलर वहां दिख रहा हो। इसके अलावा उस पर हम लोग पिक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं, इवन कि इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से मल्टी यूजर के रूप में हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया। लेकिन जो हमारा विंडोज जैसे जैसे डेवलप हुआ, इसका अलग अलग वर्जन भी आया। सबसे पहले जो विंडोज हमारा फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, उसका रिलीजिंग डेट जो था 1985 था, यानी कि 20/11/1985 को पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में डाला गया, रिलीज किया गया। और उसके बाद फिर दूसरा हमारा विंडोज जो है यहाँ पे 2.01, इसके बाद वो 2.01 आया। लेकिन यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि कुछ और भी यहाँ मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखा है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ टोटल विंडोज का वर्जन मैंने नहीं लिखा, क्योंकि टोटल वर्जन लगभग 21-22 के बराबर है। तो मैंने सिर्फ यहाँ उसी वर्जन को दिखाया है जो कंप्यूटर में ज़्यादा यूज हुआ, जिसे यूज़र ने ज़्यादा यूज़ किया। अब यहाँ पे देखेंगे विंडोज़ 95 से लगभग मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा, विंडोज़ 95 मार्केट में जब आया तो लोग यहाँ से ज़्यादा यूजर हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद विंडोज़ 98 आया, विंडोज़ 2000 आया, फिर विंडोज़ ME आया, मतलब आया इसके बीच में भी। लेकिन ये सब जो मार्केट में ज़्यादा यूज़ किया गया, मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात कर रहा हूँ। विंडोज़ 2000 के बाद विंडोज़ ME आया, यानी विंडोज़ मिलेनियम। इसके बाद आया विंडोज़ XP, यानी एक्सपर्ट प्रोफेशनल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विंडोज़ XP के बारे में बता दूं कि अब तक जितना भी हमारा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, उन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहा। और ये इतना बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहा कि ये लगभग 2014 तक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि XP के बाद विस्टा आया, विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 8 आया, 8.1 आया, और यहाँ पर आप देखें 8.1 के बाद तक XP यूज किया गया। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये हो रहा था कंपनी को कि जो हमारा XP था, इतना बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिस कंप्यूटर में लोग उसके इतने यूज़र फ्रेंडली हो गए थे कि उसको ही यूज़ करना चाह रहे थे। लोग विस्टा को पसंद नहीं कर रहे थे, 7 को पसंद नहीं कर रहे थे, विंडोज़ 8 को पसंद नहीं कर रहे थे, 8.1 वर्जन को भी पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि XP में काम करना बहुत आसान था। तो कंपनी ने क्या किया, 2014 में विंडोज़ XP को बंद कर दिया पूरी तरह से। और जब बंद कर दिया तो आपको पता है जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है उसे कंपनी ने बंद कर दिया, तो वो मार्केट में लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लाइसेंस खत्म हो जाता है। तो उसके बाद जब XP बंद हुआ तो हमारा दौर आया विंडोज़ 7 का। विस्टा भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रन नहीं कर पाया, लेकिन जो विंडोज़ 7 है ना, ये विस्टा XP के बाद बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में आज के दौर में भी, प्रेजेंट टाइम में यानी 2024 में भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 7 को, क्योंकि ये भी पूरी XP की तरह यूजर फ्रेंडली है। मतलब लोग जो काम करते हैं उन्हें बहुत आसान लगता है इस पर कोई भी काम करना। अब यहाँ पे देखिए विंडोज़ 8.1 के बाद विंडोज़ 10 आया, और फिर विंडोज़ 11 आया। विंडोज़ 11 का जो हमारा आने का रिलीजिंग डेट है वो हमारा 5/10/2021 है। और प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता दूं कि अभी विंडोज़ 11 सबसे लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद अभी मार्केट में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज होकर नहीं आया है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना चाह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो कोई 7 पे काम कर रहे हैं, कोई विंडोज़ 10 पे काम कर रहे हैं, या विंडोज़ 11 पे काम कर रहे हैं। 11 के कुछ लोग अभी कम ही लोग फ्रेंडली हैं, 11 यूज हो रहा है मार्केट में, लेकिन 7 और 10 ज़्यादा यूज हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा ये विंडोज़ अलग अलग था। जब कंप्यूटर पर हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते थे तो सबसे पहले हमारा डेस्कटॉप का स्क्रीन किस तरह का व्यू होता था, किस तरह का दिखता था, थोड़ा प्रीवियस टाइम से देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये हमारा स्क्रीन पे आप इमेज देख पा रहे हैं, ये हमारा डेस्कटॉप का व्यू है, यानी कि सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहला बना था विंडोज़ 1.0, जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते थे तो डेस्कटॉप पे इस तरह का व्यू होता था। काफ़ी ओल्ड है, मैं इसलिए आपको दिखाना चाहा, क्योंकि अभी के दौर में तो आप सिर्फ इसे इंटरनेट पर ही सर्च करके देख सकते हैं, इसके अलावा कई लोग इसके यूज़र नहीं है। नेक्स्ट थोड़ा और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी 1.0 का ही, विंडोज़ 1.0 का ही इंटरनल सेटिंग थोड़ा सा दिख रहा है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ डॉस भी इंक्लूड था, क्योंकि डॉस अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। ये 85 का ही दौर चल रहा है, क्योंकि डॉस हमारा 1995 में बंद हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा विंडोज़ का 3.0 वर्जन का जो डेस्कटॉप स्क्रीन था वो इस तरह का था। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो आया विंडोज़
95, अभी मैंने बोला विंडोज 95 से मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो विंडोज 95 का स्क्रीन जो डेस्कटॉप व्यू इस तरह का दिखता था। इसके बाद फिर हमारा विंडोज 95 के बाद आया विंडोज 98, जो मार्केट में ज़्यादा यूज हुआ। मैं उस डेस्कटॉप के स्क्रीन को दिखा रहा हूँ। तो हमारा ये विंडोज 98 का डेस्कटॉप स्क्रीन व्यू इस तरह का था। और नेक्स्ट हमारा जो है विंडोज 2000 का स्क्रीन व्यू इस तरह का था। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है इसके स्टार्ट बटन के आइकन में। अभी उस पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विंडोज 2000 के बाद विंडोज 2003 का जो डेस्कटॉप व्यू था वो इस तरह का था। फिर हमारा 2003 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 6.2 वर्जन का ये स्क्रीन व्यू आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद आया हमारा विंडोज एक्सपी। अब यहाँ विंडोज एक्सपी ये सबसे ज़्यादा मार्केट में लोग इसके यूजर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इतनी अच्छी ऑपरेटिंग सिस्टम रही है अपने समय में, इसे कंपनी को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में कंपनी ने लॉन्च किया वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोग उसके यूज़र नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें काम करना काफ़ी आसान था उनके लिए। तो कंपनी ने 2014 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया। एक्सपी अपने ज़माने के लिए अपने समय में काफ़ी बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सपी के बाद आया हमारा विंडोज 7। विंडोज 7 अभी भी प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है। मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग विंडोज 10 विंडोज 11 भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 7 पे काम करना बहुत आसान और अच्छा लगता है, तो विंडोज 7 भी यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा विंडोज 7 आया। और फिर विंडोज 7 के बाद विंडोज विस्टा भी आया था, जो विस्टा मार्केट में बहुत ज़्यादा पूरी तरह से नहीं चल पाया। कुछ समय तक रहा, फिर मार्केट में टिक नहीं पाया। कुछ समय के बाद ये खत्म हो गया, मतलब लोग इसके फ्रेंडली यूजर नहीं रहे। इसके बाद विस्टा के बाद हमारा आया विंडोज 8। विंडोज 8 थोड़ा सा अलग था। अब तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेस्कटॉप व्यू था उनसे बिल्कुल अलग था। इसका शटडाउन बटन भी यहाँ पे राइट साइड में होता था और इस पर थोड़ा काम करना थोड़ा सा टिपिकल था। टच स्क्रीन का भी मोड आया इसमें, लेकिन मार्केट में पूरी तरह से ये अपना पाँव नहीं जमा पाया विंडोज 8। फिर थोड़ा सा अपग्रेड किया, 8.1 भी आया, लेकिन वो भी मार्केट में ठीक से नहीं चला। फिर आया विंडोज 10। प्रेजेंट टाइम में हम लोग विंडोज 10 पर मोस्टली लोग काम करते हैं और विंडोज 10 में बहुत सारा फीचर है, जिसे आप समझते होंगे कि विंडोज 10 में अदरवाइज जो पहले जो यूज हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम उससे कई बेस्ट फीचर है इसमें विंडोज 10 में। और विंडोज 10 के बाद हमारा जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम आया, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11। अब यहाँ विंडोज 11 में आप अभी कुछ लोग हैं जो कुछ कम लोग ही काम कर पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन होता है विंडोज 11 में काम करने में। यहाँ पे जो हमारा टास्क बार है, इस टास्क बार में अब तक में जितना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ वो टास्क बार में बाएं तरफ बटन होता था स्टार्ट का, लेकिन विंडोज 11 में इसका जो स्टार्ट बटन है वो हमारे सेंटर में आ गया। आप यहाँ देखेंगे सेंटर में हमारा विंडोज 11 का स्टार्ट बटन है। तो इस तरह से हमारा ये डेस्कटॉप व्यू है, जिसे आप स्क्रीन जब खोलने के बाद जो दिखता था मैंने वो आपको दिखाया और उन ऑपरेटिंग सिस्टम का दिखाया जो अपने समय में किंग हुआ करता था, जिसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद किया, जिसे लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं विंडोज़ बटन आपको दिखाना चाहा कि जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज हुआ, उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बटन को आप देख पा रहे हैं। सभी बटन अलग अलग, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन, सिंबल, कलर अलग अलग है। यहाँ पे देखिए विंडोज़ 1 का है 1985 में, फिर 92 का देखिए, विंडोज़ 3.1 का, विंडोज़ 95 का देखिए, विंडोज़ एक्सपी का देखिए, फिर यहाँ पे विस्टा 2006 का, फिर विंडोज़ 7 का, विंडोज़ 8 का, 10 का और 11 का। टोटल ये हमारा स्टार्ट बटन है जो विंडोज़ के ऑपरेटिंग होने पर दिखता है। अब हम लोग तो इस तरह का बटन जो विंडोज का बटन था, जो स्टार्ट बटन के रूप में भी दिखता था, ये आप जो यहाँ देख पा रहे हैं वो इस तरह का दिखता था अलग अलग समय में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना। अब हम लोग विंडोज जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, इसके अलावा और भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन जो हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारा प्रॉपर्टी वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसे हम लोग परचेज करते हैं तभी यूज कर सकते हैं। बाकी लोग कुछ लोग पैरेसी भी यूज करते हैं, पर वो गलत है, कॉपीराइट के अकॉर्डिंग उस पर केस भी हो सकता है। जनरली हम लोग जब विंडोज
यूज करना है, इसके लिए हम लोग लाइसेंस वाला विंडोज जब भी लेंगे तो परचेज करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता हूं, ये भी लोग यूज करते हैं, पर ये फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा अबंतु है, लिनक्स है, यूनिक्स है, क्रोम ओएस है, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बिना परचेज किए हुए भी यूज कर सकते हैं। और इसको यूज इसलिए कम लोग करते हैं क्योंकि इसमें काम करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। शुरू से हम लोग स्टार्टिंग पीरियड से विंडोज पे काम किए, विंडोज में जो वर्जन चेंज हुआ थोड़ा बहुत बदलाव आया, काफी बदलाव भी आया, तो काम करना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीवेयर वाला है, इसमें थोड़ा सा परेशानी होता है। जनरली कम लोग इसको यूज करते हैं, या जिन्हें लगता है कि मेरे लिए आसान है, मुझे नहीं परचेज करना है, तो ये इंटरनेट से डाउनलोड करके लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर का, मैंने आपको बताया था पहला पार्ट था सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहला पार्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरी क्लियरली बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का मार्केट में सबसे पहले लॉन्च हुआ, जो आया, और उसके बाद किस तरह का आया, अभी किस तरह का मार्केट में यूज हो रहा है। अब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद दूसरे पार्ट को समझते हैं, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, लैंग्वेज मतलब भाषा, ट्रांसलेटर मतलब अनुवादक। अब यहाँ पे कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जितना सॉफ्टवेयर होता है वो किसी न किसी प्रोग्रामर के द्वारा किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा होता है। क्लियर? जैसे कि अभी आपने कई लैंग्वेज को सुना होगा, C++, जावा, ओरेकल, ये सब लैंग्वेज है। तो जो लैंग्वेज में हमारा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, तो कंप्यूटर के साथ एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि आज के दौर में भी जो कंप्यूटर पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझता है। तो उसके लिए क्या है कि कंप्यूटर में जब हम लोग जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप यूज करना चाह रहे हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही हमारा ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ जाता है, इनबिल्ट रहता है। आपको और भी पता होगा कि जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में डालते हैं तो कई तरह का प्रोग्राम भी उसके साथ इंक्लूड रहता है, जिसे हम लोग बाहर से डालने की जरूरत हमें नहीं होती है। जैसे आपका नोटपैड है, MS पेंट है, फिर वर्डपैड है, विंडो मीडिया प्लेयर है, कैरेक्टर मैप है। तो ये सब जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग यूज करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंक्लूड रहता है। जस्ट लाइक मोबाइल में भी अगर आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल का जब भी आप मोबाइल खरीदेंगे तो उसके साथ कुछ ऐसा ऐप है जो पहले से दिखेगा, कॉलिंग का, मैसेज का, फाइल का, वो सब उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही रहता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में जो कुछ प्रोग्राम्स है और ये ट्रांसलेटर है, ये उसके साथ इनबिल्ट रहता है। तो हम लोग अब यहाँ पे जो हमारा ट्रांसलेटर के साथ 3 ट्रांसलेटर दिख रहा है, सबसे पहला है असेंबलर, दूसरा है इंटरप्रीटर और तीसरा है कंपाइलर। ये है कि जो हमारा ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये आखिर हमारे कंप्यूटर में क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो असेंबलर है, इसे हम लोग समझें। जो पहले कंप्यूटर में यूज होता था लैंग्वेज, तो वो यूज होने वाला लैंग्वेज 2 तरह का यूज हुआ, मशीनी लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज प्रेजेंट टाइम में भी यूज हो रहा है, और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कंप्यूटर के लिए जितना भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज से पहले था असेंबली लैंग्वेज, जो न्यूमेरिक कोड जिसमें यूज किया जाता था। न्यूमेरिक कोड मतलब शॉर्ट फॉर्म। और उससे पहले मशीनी लेवल था। तो मशीनी लेवल में क्या होता था, प्रोग्राम को कोडिंग करना काफी टफ होता था, यानी अगर कोई सिंबल भी देना है तो वो बाइनरी सिस्टम के थ्रू लिखना होता था, 1 0 0 1 इस तरह से। तो मशीनी लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो क्या किए कि बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई होता था प्रोग्राम बनाने में, तो फिर मशीनी लैंग्वेज के बाद उन्होंने लाया असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज न्यूमेरिक सिस्टम पे काम करता था और वो पूरी तरह से शॉर्ट फॉर्म में था। जैसे सबसेक्शन लिखना है तो SUB, ट्रांसलेशन लिखना है तो TRAN, इस तरह से इसे न्यूमेरिक कोड बोला जाता था। लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज में बना और उसे जब कंप्यूटर में डाला जाता था तो कंप्यूटर उसे समझता नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता था। तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारा ये ट्रांसलेटर इनबिल्ट होता था, असेंबलर। तो असेंबलर का क्या काम होता था, जो भी हमारा प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता था, इसे ये क्या करता था, मशीनी भाषा में चेंज कर देता था, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ जाता था और फिर वो हमारे वर्क को बहुत आसानी से कर पाता था। असेंबलर के बाद जो दूसरा हमारा लैंग्वेज आया, ट्रांसलेटर आया, इंटरप्रीटर और ये कंपाइलर। तो मैं आपको बता दूं, असेंबली लैंग्वेज के बाद जो अगला लैंग्वेज आया वो था हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय भाषा।
अब उच्च स्तरीय भाषा में क्या है, ये इसमें प्रोग्रामिंग का कोड लिखना बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल यूज किया जाता था, ए से जेड तक का कैरेक्टर, इसके बाद सिंबल यूज किया जाता था। तो अब प्रोग्राम लिखना किसी के लिए या प्रोग्रामर बनना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये असेंबली लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज से कई गुना ज़्यादा बेहतर है इस पर काम करना, या आसान है इस पर काम करना। तो ये जो हमारा इंटरप्रीटर और कंपाइलर है, ये दोनों ही का काम है कि जो हमारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ है उसे मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना। अब दोनों की जरूरत क्या है, अब मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना होगा तो हम लोग या तो इंटरप्रीटर से कर लेते हैं या फिर कंपाइलर से। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों में अंतर इस बात का है कि जो भी प्रोग्राम हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ है तो इंटरप्रीटर क्या करता है, अगर ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को मशीनी भाषा में तो ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है कोडिंग को, और जो हमारा कंपाइलर है ये पूरे पेज को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। बस इतना ही डिफरेंट है। याद रखिएगा एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम कोडिंग को, तो याद रखेंगे इंटरप्रीटर। और ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो पूरे पेज को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में, तो वो ट्रांसलेटर हमारा कंपाइलर है। तो ये हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट रहा, यानी कि पहला था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, और दूसरा हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और तीसरे नंबर पे जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो हमारा पार्ट है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यूज होने वाला सॉफ्टवेयर उपयोगिता के रूप में, जैसे ज़्यादा यूज किया जाता है लेकिन हर टाइम यूज नहीं किया जाता है जब इसकी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आपको सामान्य भाषा में समझा देता हूँ कि यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के या किसी डिवाइस में जहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या किसी तरह का सॉफ्टवेयर हो, तो उसको ये क्या करता है, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम करता है। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम करने का मतलब है कि जब आप कंप्यूटर चला रहे हैं और आपके कंप्यूटर में डाटा जब भी स्टोर होता है तो उसमें स्टोर होते होते जैसे क्या होता है, फाइल कुछ एक्स्ट्रा फाइल बन जाता है तो प्रोग्राम में एरर आने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई तरह का हम लोग यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। जैसे आपने डिस्क डिफ्रेजमेंट तो यूज़ किया ही होगा। डिस्क डिफ्रेजमेंट का यूज़ क्या होता है, जब हमारे कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में फाइल अगर बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया, कुछ समय के बाद हम लोग का कंप्यूटर क्या होता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग डिस्क डिफ्रेजमेंट करते हैं तो वो क्या करता है, फाइल को पूरी तरह से एक जगह कलेक्ट करके वहाँ रख देता है, तो हमारा कंप्यूटर फिर से अच्छा हो जाता है, काम करने में फास्ट हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग तरह का जो हमारा ये सिस्टम क्लीन अप, आपको पता है जैसे कैश फाइल बनता है, हमारे कैश मेमोरी में जो फाइल बनता है एक्स्ट्रा अनयूजल फाइल, उसको डिलीट कर देना। हमारे मोबाइल में भी आपको पता होगा, जब मोबाइल भी आप यूज़ करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फाइल है जिससे एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप उसे रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह का जो काम होता है ये यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। और एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट पेज में मैं दिखाकर, जो हमारा यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बड़ा एग्जाम्पल है। आप तो स्क्रीन पर देखकर समझ पा रहे होंगे, जो यहाँ पे छोटा छोटा इमेज या फिर उसका आइकन है, ये किस चीज़ का आइकन है, ये हमारा आइकन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आइकन है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मेन सॉफ्टवेयर हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी होता है, क्योंकि ये भी कंप्यूटर में मेंटेनेंस रिपेयरिंग का काम करता है कि आपके कंप्यूटर के मेमोरी में अगर कोई वायरस इन करना चाहता है तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है, ये इसे रोकता है। तो ये हमारा यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। तो अब याद रखेंगे कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया जो आपको डॉस, विंडोज़, इसके अलावा और भी ओपन सोर्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, ये सब बताया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर बताया, यानी जो हमारे कंप्यूटर में यूज होने वाला प्रोग्राम होता है वो जनरली हाई लेवल लैंग्वेज में बनता है आज के दौर में। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, उसे ट्रांसलेट करके मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसे अच्छी तरह से समझ पाए, क्योंकि कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज ही सिर्फ समझता है, हाई लेवल को नहीं समझता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बाद मैंने आपको बताया यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के रख रखाव, देखभाल यानी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए यूज होता है। तो ये था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पूरा पार्ट। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के दूसरे पार्ट में, जहां हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप सभी लोग समझ ही पा रहे होंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम यूजर
हैं, काम करते हैं। अब यहाँ पे आइकन को भी देखकर आप समझ पे आ रहे होंगे, ये जो हमारा आइकन है वर्ड का है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, एमएस एक्सेस का है, फोटोशॉप का है, टेली का है, इसके अलावा कोरेल ड्रॉ है, पेज मेकर है, और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो हमारा जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम आप आसानी से यूज करते हैं, जो आसानी से हमें मार्केट में मिल जाता है, जिसे आसानी से परचेज करके हम लोग कंप्यूटर में अपना काम, जो भी जिस तरह का काम करना चाहते हैं, आसानी से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करते हैं। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमारा सॉफ्टवेयर दो प्रकार का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल एरिया के लिए काम करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, उसे मैनेज करता है। लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट, ये हम यूज़र के लिए होता है, जिस पे हम आप कोई भी यूज़र काम करते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी दो पार्ट है, एक जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका सब जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे सभी लोग मार्केट में यूज करते हैं। लेकिन एक और इसका स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। अब स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर जगह यूज नहीं होता है, जो हम खास उद्देश्य या खास किसी वर्क के पर्पज से बनवाते हैं। सपोज कि हमारी कंपनी है, मैं चाहता हूं कि हम अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिसे जब यूज़ करें तो मैं चाहता हूं जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका अटेंडेंस पंच हो, तो मुझे पता चले, मैंने जितना सैलरी दिया वो मुझे पता चले। आप जनरली देखते होंगे कि एयरपोर्ट में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो मार्केट में इजीली कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमारा स्पेशल सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। एयरपोर्ट वाले या कंपनी वाले वो उसे खुद के यूज के लिए बनाते हैं। बैंक में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर भी मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक वाले खुद अपने लिए वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, जो बड़ा बड़ा स्कूल है वो अपने स्कूल मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम अपनी जरूरत के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बनवाते हैं या परचेज करते हैं, वो हमारा स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है। पर ये हमारा नॉर्मल या जनरल सॉफ्टवेयर है जिसे आप सभी कोई भी लोग यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस सॉफ्टवेयर चैप्टर में अच्छी तरह से मेरे सारे जो भी मैंने आपको बताया उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा साबित होगा, जब इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे, रिमाइंडर कर करके देख लेंगे।